हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कृषि के प्रकार के बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फसलों के प्रकार के बारे में। आइए देखते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाई जाती है। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद फसल। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रबी फसल पे। रबी फसल क्या होता है? रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। कह रहा है जो रबी फसल है उसको शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब ठंडी के समय में, ठीक है, जब शीत गिरना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। जो रबी फसल है उसे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी के सीजन में अप्रैल से जून के बीच में इसे क्या कर लिया जाता है, इसकी कटाई कर ली जाती है। एग्जाम्पल में जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर, चना और सरसों, ये सभी किस में आते हैं? रबी फसल में आते हैं। फिर से एक बार, रबी फसल जो होते हैं शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, मतलब कि देश के अलग अलग भागों में बोई जाती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये फसल जो है रबी फसलों की बात की जा रही है, तो ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोए जाते हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कह रहा है कि शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, मतलब कि यहाँ पश्चिमी विक्षोभ क्या हो रहा है कि एक प्रकार का तूफान, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर से आने वाली जो मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, एक तरह से कह लीजिए तूफानी हवाएं। ठीक है, तो ये जो है इनसे होने वाली वर्षा जो है इन फसलों के लिए क्या है, अधिक उत्पादन में सहायक होती है। मतलब कि ये जो वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होने जो वर्षा होती है तो वह फसलों के अधिक उत्पादन में क्या होती है, बहुत ही सहायक होती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। कह रहा है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की जो सफलता है उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में भी क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को बता दें, हरित क्रांति के लिए जो भारत में जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भारत में इसको लाया था। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे हरित क्रांति की सफलता के लिए इन रबी फसलों की वृद्धि में एक मतलब हरित क्रांति की जो सफलता है, ठीक है, इन रबी फसलों पे ही पूरी तरीके से क्या है, एक तरह से निर्भर है। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि मतलब रबी फसलों की वृद्धि में, ठीक है, हरित क्रांति की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता जो है रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक का रूप रही है। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ फसल। अभी तक हम लोगों ने रबी फसल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे खरीफ फसल के बारे में। ये फसलें विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। कह रहा है कि ये जो फसल है खरीफ फसल अलग अलग क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, मतलब जैसे जैसे मानसून आता है उसके आने के साथ ही बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये जो फसल है सितंबर और अक्टूबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। मुख्य फसलें कौन कौन सी मुख्य फसलें आइए देख लेते हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल,
मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। जो खरीफ फसलों में आते हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? खरीफ फसलें हैं। चावल इसकी मुख्य फसल है। अब देखिए यहाँ पे खरीफ फसल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वह चावल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और बिहार में की जाती है। कह रहा है कि जो चावल की खेती है मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और बिहार में की जाती है। मतलब कि भारत के कुछ ऐसे गिने चुने स्टेट हैं जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। कह रहा है कि यहाँ पे धान की 3 प्रजातियाँ हैं, ठीक है, 3 टाइप्स की फसल है, आस, अमन और बोरो। ये असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है अब हम लोगों ने रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जायद फसल के बारे में, ठीक है। ये तीसरा है फसलों के प्रकार में। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। कह रहा है कि रबी और खरीफ फसल मतलब कि रबी फसल और खरीफ फसल इन दोनों को बोने वाली जो समय है, ठीक है, उसके बीच में जिन फसलों की खेती की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? जायद फसल कहते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट है, इनमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। जो जायद फसल है इसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। कह रहा है कि जो गन्ने की फसल है उसको तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो अब तक हम लोगों ने फसलों के प्रकार के बारे में जाना, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। अब हम लोग मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मुख्य फसल हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं चावल पे, ठीक है। सबसे पहले हम चावल के बारे में पढ़ेंगे। यह आर्द्र और गर्म जलवायु प्रदेशों की फसल है। जो चावल है आर्द्र मतलब कि नमी, जहाँ पे नमी पाई जाती है, और गर्म जलवायु प्रदेशों की यह क्या है? फसल है, जहाँ की जलवायु क्या है? क्लाइमेट क्या? गर्म हो, ठीक है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसकी फसल के लिए अनुकूल होता है। कह रहा है कि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है इस फसल के उत्पादन के लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। दोमट और जलोढ़ मृदा में इसकी उपज अच्छी होती है। कह रहा है कि दोमट और जलोढ़ मृदा मतलब कि मिट्टी में इसकी उपज क्या होती है? अच्छी होती है, इसकी पैदावार अच्छी होती है। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चावल की खेती के लिए हमें क्या चाहिए? अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई करके उगाया जाता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, मतलब सिंचाई के संसाधन कम है, लेकिन अगर वहाँ पे सिंचाई किया जाए, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर सिंचाई करके आप चावल की खेती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक श्रम प्रधान फसल है तथा इसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कह रहा है कि चावल जो है एक श्रम प्रधान फसल, श्रम प्रधान मतलब क्या होता है कि इसमें मेहनत करना पड़ता है। इस चावल की चावल की खेती को करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम मतलब श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है तथा इसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब यह चावल की जो खेती है उन क्षेत्रों में की जाती है अधिक जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो? अधिक हो, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पे जनसंख्या क्या हो? बहुत ही अधिक हो, उन क्षेत्रों में उगाई जाती है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कह रहा है जो चावल है उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कह रहा है हमारा जो देश है, भाई अपने देश के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। भारत देश जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है।
अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट करके एक वर्ड लिखा गया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बता दें क्यों लिखा गया है अलग से, कि छत्तीसगढ़ में चावल की खेती क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ठीक है, और हमारे देश में यह एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, 1 नंबर में हो सकता है ये पूछते, वैसे बहुत कम पूछता है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली फसल गेहूं के बारे में देखेंगे। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पे क्या है, चावल है। चावल जो कि एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं एक क्या है, रबी फसल है। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न मतलब खाने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस फसल के लिए लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी होती है। कह रहा है कि गेहूं फसल है, ठीक है, इसके उत्पादन के लिए लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो है बहुत काफ़ी होती है। ठीक है, बहुत होती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। रबी फसल मतलब गेहूं की बात की जा रही है यहाँ पे। तो गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए मतलब कि इनको तैयार होने के लिए, एकदम अच्छे से तैयार होने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। खिली धूप मतलब कि शीत ऋतु के बाद जो समय आता है, ठीक है, जब सूर्य की किरणें एकदम क्लियरली धरती से मिलती हैं। ठीक है, धरती को मिलती हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो उस समय का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और तैयार होने के लिए अच्छे से खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। 2 मुख्य यहाँ पे क्षेत्र दिए गए, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र दिए गए, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो ये 2 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। मुख्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट है मोटे अनाज। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चावल और गेहूं के बारे में पढ़ा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है वह मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ज्वार बाजरा तो आप लोग जानते ही हैं। रागी क्या है, रागी एक प्रकार का भी क्या है, मोटा अनाज है। ठीक है, इसकी रोटी बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अब जो मोटे अनाज होते हैं इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बहुत ही क्या होते हैं, हमारे मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, इस प्रकार के अनाजों को उगाने के लिए 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जो इस प्रकार के अनाज हैं इनको उगाने के लिए 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब कि गेहूं की पैदावार करने के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे मोटे अनाज के लिए 60 सेंटीमीटर से भी मतलब 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फसल हैं, इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि ये आर्द्र मतलब कि नमी क्षेत्र, जहाँ पे नमी पाई जाए। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाने वाले ये फसल हैं जहाँ पे नमी पाई जाती है, इसके लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें जो है उत्पादक राज्य, मतलब कि जो राज्य हैं जहाँ पे मोटे अनाज की पैदावार की जाती है, खेती की जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब मोटे अनाज उगाया जाता है। नेक्स्ट है बाजरा। ठीक है, तो अभी तक मोटे अनाज के बारे में पढ़े, अब आते हैं बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके क्या हैं, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है, मतलब कि शुष्क प्रदेश मतलब कि जहाँ पे पानी कम पाया जाता है। ठीक है, यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। देखिए जो रागी है
ठीक है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये इसके क्या हैं, मुख्य राज्य हैं। ठीक है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये इसके क्या हैं, प्रमुख राज्य हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।